गुरुकुल पॉइंट के पहले दिन के क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज का विषय है हिंदी और हिंदी में आज का पहला टॉपिक है वर्णमाला। क्योंकि हम भारतवासी, हमारा राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, तो आज का पहला क्लास ही गुरुकुल पॉइंट का चलेगा, हिंदी का क्लास। तो हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा जो है, इसका विकास कैसे हुआ है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक विकास रहा है। भारत की सबसे प्राचीन ऐतिहासिक जो विकास है, उसमें भारत का जो भाषा रहा है, सबसे प्राचीन जो रहा है वो रहा है ब्राह्मी लिपि। यह भाषा जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भाषा है, जो अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा चुकी है, क्योंकि यह भाषा चित्रात्मक थी। फिर ब्राह्मी लिपि बढ़ के आगे जब समय बीतता गया तो बन गया संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है यह वैदिक कालीन भाषा है। वैदिक कालीन यानी वैदिक सभ्यता की यह भाषा थी संस्कृत। फिर यह संस्कृत का स्वरूप जब आगे बढ़ा तो यह भाषा का रूप परिवर्तित हुआ प्राकृत भाषा, जो जैन धर्म से संबंधित था। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित था। फिर यह आगे जब अपना रूप बदलता गया तो पाली भाषा में आ गया, और यह जो संबंधित था यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। यह ऐतिहासिक विकास है। फिर आगे यह भाषा अपभ्रंश में बदल जाती है, मतलब कई सारी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में बदलते जाती है। फिर आगे उसी अपभ्रंश से एक भाषा निकलता है अवहट, और अवहट से एक भाषा निकला जिसको हम कहते हैं हिंदी। इसका लिपि है देवनागरी। देवनागरी। इतना समझ में आया कि हिंदी का जो ऐतिहासिक विकास रहा है, वो सबसे पहले भारत का जो प्राचीन भाषा है वो ब्राह्मी लिपि, दूसरा उसका रूप बदला तो संस्कृत वैदिक काल से संबंधित, फिर इसका रूप बदला प्राकृत भाषा हुआ जो जैन धर्म से संबंधित हुआ, फिर अगला इसका विकास हुआ पाली भाषा जो बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ, फिर अगला जो आया तो अपभ्रंश हो गया, यानी कई भाषाओं में परिवर्तित हुआ, और उसी में एक भाषा निकला अवहट, और अवहट से निकला हिंदी। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है हिंदी जो शब्द है, यानी हिंदी यह जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, तो यह जो भाषा है वह है फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये फारसी भाषा का शब्द है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हिंदी को हमको पढ़ना है तो हिंदी वर्णमाला में चलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आते हैं, किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। किसी भी भाषा को हमको बोलना है तो बिना ध्वनि निकाले हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तो इसके भी दो रूप होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। चलिए अब देखते हैं सार्थक और निरर्थक में क्या मैंने पॉइंट डाला हुआ है। ध्वनि, जैसे मैं बोल रहा हूं अ, जैसे मैंने बोला अ क म, तो ये सार्थक ध्वनि निकला, कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन यही ध्वनि आपको कह दिया जाए तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, यानी ये सही अर्थ नहीं बोध करा पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं निरर्थक ध्वनि। यह किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। ध्वनि से ही क्या बनता है बाबू? ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? वर्ण बनता है। क्या बनता है? वर्ण बनता है। अब वर्ण क्या हो गया बाबू? जैसे वर्ण आपका क हो गया, म हो गया,
च हो गया और छ हो गया। ये आपका सार्थक वर्ण है। यहाँ सब सार्थक और निरर्थक आप पढ़ रहे हैं, ये सार्थक वर्ण है। अब इसी क को ऐसे कर दिया जाए और इसी म को जो है ऐसे कर दिया जाए, सॉरी ऐसे कर दिया जाए, और च को ऐसे कर दिया जाए और छ को ऐसे कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? निरर्थक वर्ण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब वर्णों के क्या व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह क्या होता है बाबू? व्यवस्थित मतलब हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बहुत सिस्टमैटिक ढंग से रखा गया है। कैसे? जैसे पहले अ रखा गया है, अ सबसे छोटी ध्वनि है और इसका डबल समय कौन लेता है? आ रखा गया है। ये सजातीय हो गए। फिर छोटी ध्वनि रखा गया है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ इत्यादि, ऐसे ज्यों तक ये व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ है, तो ये कहेंगे वर्णमाला। ये सार्थक है। लेकिन इसी को हम कह दें पहले आ, फिर ऊ, फिर री, फिर म, फिर प, तो ये क्या है? निरर्थक है। क्या है? निरर्थक है। क्या है? निरर्थक वर्णमाला कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखते हैं इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनता है बाबू? बताइए। शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द कैसे बनाएंगे? इन्हीं वर्णमाला में से कोई दो शब्द ले लेते हैं, जैसे न और ल। दोनों को हम जोड़ दिए तो क्या हो गया? नल। नल क्या बोध करा रहा है? हैंडपंप का बोध करा रहा है। लेकिन ये तो क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर आते हैं तो इसी को हम उल्टा कर दें, ल और न पहले कर दें तो लन। लन कोई बोध करा रहा है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक। और इन्हीं शब्दों से, शब्दों के मेल से हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे तो आप पढ़ते होंगे APPLE पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। फिर इसी के सामने जोड़ दे इज, सॉरी इसी के सामने जोड़ दें एक वर्ड इज, फिर इसी के सामने एक वर्ड जोड़ दें RED, रेड। ये तीनों क्या हो गया? वर्ड है। लेकिन तीनों एक साथ लिख के यहां फुल स्टॉप लगा दिया गया, तो ये वर्ड मिलके क्या बन गए बाबू? सेंटेंस बन गए, वाक्य बन गए। इसी प्रकार से यहां पे मैं लिख दिया मोहन घर जाता है, हो गया। यानी ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। यानी शब्दों के सही प्रयोग से व्यवस्थित क्रम से रखा जाता है तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। और ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? सार्थक कहलाएगा। इसी को उल्टा कर देते हैं, है घर मोहन जाता। अब यहाँ पे संज्ञा हमने बीच में उठा के रख दिया, जबकि संज्ञा और सर्वनाम पहले होता है, तो ये कुछ व्यवस्थित नहीं लग रहा, तो ये निरर्थक हो जाएगा। और इन्हीं वाक्यों से मैं समझाने का प्रयत्न सिर्फ इतना कर रहा हूं कि आपको पता लग जाए कि वर्ण ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और गद्य किसे कहते हैं, और पद किसे कहते हैं। तो इस क्रम में देखते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे वाक्य तक हमको समझ में आ गया। फिर आगे आते हैं, गद्य कैसे बनेगा? इन्हीं एक एक वाक्यों से बहुत सारे वाक्य बना के कोई कहानी बन जाता है। तो वो कहानी जब हमारे समझ में आ जाता है तो वह सार्थक गद्यांश कहलाता है। और वही कहानी का कोई सिरा हो ना अंत हो, कुछ बीच में अव्यवस्थित तरीके से लिखा जाए तो निरर्थक गद्यांश कहलाएगा। और जब गद्य की चीज पद में आ जाता है, अर्थात कि जब वह पद्यांश का रूप धर ले, कविता का रूप धर ले, तो उसमें लय, तुक, छंद आदि अलंकारों का, रसों का प्रयोग हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है? पद्यांश कहलाता है। और जिस पद्यांश का
लय तुक छंद व्यवस्थित रूप से अलंकारों से व्यवस्थित हो तो सार्थक पद्यांश कहलाएगा, और जिसका व्यवस्थित न हो वह निरर्थक पद्यांश कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि शुरुआत में हमने ये जान लिया, भाषा को पढ़ लिया कि भाषा हमारा जो है मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से भाषा होता है। मौखिक रूप से क्या होता है? प्रार्थना करते हुए बच्चे हैं, मुख से बोलकर, कानों से सुनकर, जब हम अपने भावों या विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा कहलाता है मौखिक भाषा। और जब हम किसी अपने भाव या विचारों को लिखकर एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा कहलाता है लिखित भाषा। जैसे ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख के समझा रहा हूं तो ये भाषा क्या कहलाएगा? लिखित भाषा। और जब हम अपने भावों विचारों को या तो न लिख के या न मौखिक बोल के, न लिख के न बोल के, बल्कि इशारों के माध्यम से जब हम अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह भाषा कहलाता है सांकेतिक भाषा। जैसे ट्रैफिक पुलिस का इशारा करना, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ऐसे रोक देती है, दूसरे को कहती है इधर जाओ, फिर उसको रोकती है, फिर उसको कहती है इधर जाओ। तो ये हाथों का जो इशारा होता है ये कहलाता है सांकेतिक भाषा। फिर आगे अब हम आएंगे कि जब वर्णमाला को आज हमने पार्ट 1 पढ़ना है तो अब हम सारे वर्ड को जान गए, इसका ऐतिहासिक विकास जान गए, इनके शब्दों को जान गए, तो अब हम पढ़ेंगे, यानी अब आपका चैप्टर शुरू होगा वर्णमाला का।